Love him or hate him, but you just can't ignore him. This saying is apt for novelist Salman Rushdie. Good morning, you guys. Welcome to my channel. Come on, shine. And today's novel is Midnight's Children by Salman Rushdie. So, without wasting our precious time, let's get started. First of all, the characters. First is Salim Sinai, the narrator and the protagonist of the novel. Second is Adam Aziz. Salim's grandfather falls in love with wife Naseem. Third is Ahmed Sinai, Salim's father. Fourth is Mumtaz or Amina Sinai, Salim's mother. And then next is Mary Periara, सलीम्स आया और जिसको दाई भी बोलते हैं. And the next is Shiva. Shiva was a child born at exactly the same moment as Salim. Then Padma, Salim's devoted caretaker and future wife. तो ये थे कुछ important characters. और भी हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. Wait and watch. Let's get started with the story. So, सलीम सिनाई मिडनाइट्स चिल्ड्रन का नरेटर होता है और इस नॉवेल का शुरुआत इस एक्सप्लेनेशन से करता है कि वो अगस्त 15, 1947 को मिडनाइट में पैदा हुआ था. ये वो वक्त था जब इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी. और जब वो अपने 31st बर्थडे के करीब होता है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके बॉडी में कुछ कमी हो रही है, उसका हेल्थ बिगड़ रहा है और इस बात का उसे डर होने लगता है कि उसकी मौत जल्द होगी. इसके बाद उसे अपनी लाइफ स्टोरी बताने की बहुत उत्सुकता हो जाती है. उत्सुकता मतलब बेचैनी, जिसको चुल भी बोलते हैं. यहाँ पर एक और कैरेक्टर का जिक्र होता है, पद्मा, जो कि सलीम की लविंग कंपेनियन होती है और एट द एंड ऑफ द नॉवेल उसकी फियांसे बन जाती है. अब सलीम की स्टोरी की शुरुआत कश्मीर में होती है. उसके बर्थ के 32 साल पहले 1915 में, जहां सलीम के दादा आदम अजीज़, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, और नसीम का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि सलीम की ग्रैंड मदर बनती हैं. यहाँ पर इनकी लव स्टोरी कुछ यूँ होती है कि ट्रीटमेंट के पहले 3 साल तक आदम अजीज़ अपनी महबूबा नसीम का फेस नहीं देखते क्योंकि वो चादर ओढ़ी रखती थी और उसमें एक होल था जिसको मूव करके आदम अजीज़ उनके सिर्फ अफेक्टेड पार्ट यानी कि सिक पार्ट जो होता है उसको ही देख पाते थे बेचारे. आदम अजीज़ ने अपनी फ्यूचर वाइफ यानी नसीम का चेहरा फर्स्ट टाइम तब देखा जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था 1918 में. फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और आगरा चले जाते हैं. वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि इंडिपेंडेंस के नाम पे जो प्रोटेस्ट होता था उसको वॉयलेंट बनाकर किस तरीके से इंडिपेंडेंस का जो थॉट है उसको सप्रेस किया जा रहा है. फिर आदम और नसीम के 3 डॉटर्स होते हैं, आलिया, मुमताज़ और एमराल्ड, और 2 बेटे होते हैं, मुस्तफ़ा और हनीफ. ओके. फिर आदम जी जो हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविस्ट मियाँ अब्दुल्ला के फॉलोवर बन जाते हैं और मियाँ अब्दुल्ला का जो एंटी पार्टीशन का जो संकल्प होता है वो उनको इवेंचुअली डेथ की तरफ लेके जाता है, असैसिनेशन की तरफ लेके जाता, मतलब कि उनका डेथ हो जाता है. इस डेथ से अब्दुल्ला का असिस्टेंट नादिर खान बहुत डर जाता है और आदम जी जो है नादिर खान को अपने घर के बेसमेंट में छुपाने का काम करते हैं, जबकि नादिर खान की वाइफ मना करती है. अब इस बेसमेंट में नादिर खान की लव स्टोरी शुरू होती है. नादिर खान बेसमेंट में रहते रहते मुमताज़ से फॉलन इन लव हो जाते हैं और वो दोनों सीक्रेटली मैरिज भी कर लेते हैं. लेकिन 2 साल बाद आदम को ये पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी वर्जिन है, मतलब कि मुमताज़ जो है अभी भी वर्जिन है.
अब कहानी में यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, ज़रा गौर फरमाइएगा, ठीक है। आदम की थर्ड बेटी एमराल्ड, जिसकी शादी होने को होती है मेजर जुल्फ़िकार से, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर होता है, उससे एमराल्ड ने नादिर खान के हाइड होने वाली बात को बता देती है और फिर से नादिर खान डर के मारे भाग जाता है मुमताज़ को छोड़कर और उनकी शादी टूट जाती है। मुमताज़ और नादिर खान की शादी टूट जाती है। इस बात से दुखी मुमताज़ अहमद सीनाई से शादी के लिए राज़ी हो जाती है, जो कि एक यंग मर्चेंट होता है और जो तब तक आलिया मतलब मुमताज़ की बहन आलिया से रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है। मुमताज़ फिर अपना नाम बदलकर अमीना रख लेती है और अपने नए हस्बैंड के साथ दिल्ली चली जाती है। फिर अमीना, जो कि मुमताज़ ही रहती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है, जो फॉर्चून टेलर उसके बेटे के बारे में कुछ गुप्त भविष्यवाणी करता है, जिससे क्रिप्टिक प्रोफेसी कहते हैं। गुप्त भविष्यवाणी को क्रिप्टिक प्रोफेसी कहते हैं और डिक्लेयर करता है दैट द बॉय विल नेवर बी ओल्डर और यंगर देन हिज कंट्री एंड ही also claims that he sees two heads, knees and a nose। ठीक है। फिर क्या होता है कि अहमद के फैक्ट्री को टेररिस्ट ने जला दिया। अहमद जो मर्चेंट होता है जिससे मुमताज़ शादी करती है, उसके फैक्ट्री को कुछ टेररिस्ट ने जला दिया। इस घटना के बाद अहमद और अमीना बॉम्बे चले जाते हैं। फिर वो एक घर खरीदते हैं विलियम मैथवोल्ड से, जो कि इंग्लिशमैन होता है और इंडिया से प्रस्थान करने को होता है, जिनका एक हिल पर जायदाद या ठिकाना होता है। ठीक है, एक हिल पर उनका जायदाद होता है और जिनकी फैमिली को एक गरीब आदमी वी विली विंकी इंटरटेन करता है। और यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वी विली विंकी जो है वो ये कहता था कि उसकी भी वाइफ वनीता एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वनीता का यहाँ विलियम मैथवोल्ड से अफेयर होता है और यही वनीता के बच्चे का ट्रू फादर होता है। और इस बात से भोलेनाथ वी विली विंकी जी अनजान होते हैं, बिल्कुल अनजान होते हैं। फिर अमीना और वनीता दोनों लेबर पीरियड में चले जाते हैं साथ में ही, और एग्जैक्टली मिडनाइट को दोनों वुमेन एक सन को जन्म देते, मतलब कि वनीता का एक बेटा होता है और फिर मुमताज़ का भी एक बेटा होता है। इसी दौरान एक मिडवाइफ, जिसको दाई भी कहते हैं, जिसका नाम मैरी पेरियारा था, वो अपने प्रेमी जोसेफ डी कोस्टा होता है, जिसका नाम जोसेफ डी कोस्टा होता है, उसके ख्यालों में डूबी होती है और उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए वो क्या करती है कि दोनों बच्चे का जो नेम टैग होता है उसको बदल देती है, ये सोच के कि गरीब बच्चा है, यानी कि जो गरीब बच्चा है उसको एक प्रिविलेज्ड लाइफ मिल जाएगा और जो रिच बच्चा है, मतलब जो अमीर बच्चा है, उसको लाइफ ऑफ पॉवर्टी मिल जाएगा। ये सोच करके वो बदल देती है। फिर इस बात का उसको बहुत गिल्ट होने लगता है और वो सलीम की नैनी बन जाती है, मतलब जिसको आया भी कहते हैं, दाई भी कहते हैं, जो भी हो वो कहते हैं। अब चूँकि सलीम की पैदाइश एग्जैक्ट उसी समय हुई थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, जो कि अपने आप में एक ह्यूज सिग्निफिकेंट था। सलीम की ख़ासियत ये होती है कि उसका कुकुम्बर लाइक नोज़ होता है और उसकी आँखें जो हैं वो अपने ग्रैंडफादर मतलब आदम अज़ीज़ की तरह ब्लू होती हैं। उसकी सिस्टर उसका नाम ब्रास मंकी रख देती है, जो कि सलीम के पैदा होने के कुछ साल बाद वो जन्म लेती है, सलीम की बहन। ठीक है, सलीम के बड़े नोज़ के वजह से बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो वॉशिंग चेस्ट में खुद को छिपा लेता है। स्पार्क नोट्स में ये वॉशिंग चेस्ट रहता है, बट आप सेपरेटली इसको सर्च करेंगे तो ओल्ड क्लॉक टावर बताता है। खैर, तो वो वहाँ छिप जाता है और एक दिन अपनी माँ को वॉशरूम में देख लेता है और उसकी माँ भी उसको देख लेती है, तो उसको वन डे साइलेंस रहने का पनिशमेंट देती है इस बदमाशी की वजह से। इसी मोमेंट में
जब वो चुप रहता है तो इसी मोमेंट में उसको दूसरों की बड़बड़ाने की आवाज़ या बकबक करने की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके पास टेलीपैथी का पावर है। टेलीपैथी मतलब मानसिक दूरसंचार, दूसरों की इच्छाओं और भाव को समझ लेना विदाउट एनी कनेक्शन के। ठीक है, अब सलीम जो है वो इंडिपेंडेंस के फर्स्ट आवर में जन्म लिए बच्चों का थॉट को सुन पा रहा था। तो मिडनाइट चिल्ड्रन की संख्या 1001 होती है, लेकिन उनका 10th बर्थडे आने तक उनका संख्या रिड्यूस होकर 581 मीन्स 581 हो जाता है। और वो सारे बच्चों के पास एक मैजिकल पावर होता है जो कि उनके कितना एग्जैक्ट मिडनाइट आवर में पैदा होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सलीम शिवा को डिस्कवर करता है, शिवा जो उसके साथ पैदा हुआ था। तो ये जो शिवा है उसके पास बड़ा पावरफुल नीज होता है और गिफ्ट फॉर कॉम्बैट होता है, मतलब कि युद्ध करने की शक्ति प्रदान होती है उसको। यहाँ पर दोस्तों ये बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जो दाई थी सलीम की उसने बच्चों का अदला बदली कर दिया था। सलीम की जो दाई थी आया, वो दोनों बच्चों को अदला बदली कर दी थी। ठीक है, मैरी पेरेरा। अब एक दिन क्या होता है कि सलीम का एक एक्सीडेंट में फिंगर इंजर्ड हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर सलीम के मदर फादर को पता चलता है कि जो सलीम का ब्लड टाइप है उस हिसाब से वो उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हो सकता। और जब वो लोग हॉस्पिटल से घर आते हैं तब सलीम को उसके अंकल हनीफ और आंट पिया के यहाँ कुछ समय के लिए भेज दिया जाता है। और जब सलीम वापस अपने पेरेंट्स के घर आता है तब उधर अंकल हनीफ सुसाइड कर लेते हैं। और जब हनीफ के फैमिली उसके डेथ का शोक मनाते हैं तब मैरी पीरियरा ओके बस मैरी बोलते हैं, पीरियरा को हटा देते, बहुत टफ है इसको प्रोनाउंस करना। ठीक है, सिर्फ मैरी ध्यान में रखिएगा। मैरी बच्चों को बदलने का काम करती है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो कन्फेस करती है कि उसने बच्चों को बदल दिया था। पहले नहीं बताती, इसी वक्त वो बताती है मैरी कि उसने ही बच्चों को बदल दिया था। अब अहमद जो है वो अल्कोहलिक हो जाता है और अमीना को सलीम के साथ पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित करता है, मतलब कि एक तरह से फोर्स करता है। फिर अमीना पाकिस्तान चली जाती है और एमराल्ड के साथ रहने लगती है जो कि उसकी बहन थी। अमीना यहाँ पे मुमताज़ ही है और एमराल्ड उसकी बहन है। वहाँ पर सलीम सितंबर 22, 1965 के इवेंट्स को रिकाउंट करता है अपने दिमाग में और उसको कश्मीर के ड्रीम्स आते हैं। बेसिकली इस ईयर में कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में सेकेंड वॉर फाइट किया गया था। ठीक है, तो वहाँ सलीम क्या देखता है कि ज़फ़र जो एक आर्मी का लेफ्टिनेंट होता है तो वो एक जगह रैन ऑफ कच्छ जाता है जो कि डिस्प्यूटेड मतलब कि विवादित टेरिटरी होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वहाँ पर घोस्ट आर्मी उनका पीछा करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक बैंड ऑफ स्मगलर्स होते हैं जो कि जनरल जुल्फ़िकार की शादी एमराल्ड से हुई थी, तो जनरल जुल्फ़िकार के परमिशन पर काम करते हैं। जो स्मगलर्स होते हैं वो जुल्फ़िकार के परमिशन पर काम करते हैं। देन ज़फ़र उसी स्मगलर के नाइफ से जुल्फ़िकार का मर्डर कर देता है, उसका गला काट देता है। जबकि वो ज़फ़र जो होता है वो जुल्फ़िकार का अपना बेटा होता है। अपना बेटा होने के बावजूद भी उसका गला काट देता है। 4 साल बाद अहमद हार्ट फेलियर से सफ़र करता है। फिर अमीना और बच्चे बॉम्बे चले जाते हैं। उस वक्त इंडिया का चाइना से वॉर होता है और सलीम के कुकुम्बर लाइक नोज़ का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपना टेलीपैथिक पावर खो देता है बेचारा, लेकिन इन रिटर्न उसको मस्त सेंस ऑफ स्मेल मिल जाता है, मतलब कि बहुत पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल मिल जाता है जिससे वो इमोशन को समझने लगता है। वाव।
और जब इंडिया चाइना वॉर में इंडिया का मिलिट्री लॉस के बाद वो सलीम की पूरी फैमिली पाकिस्तान जाती है, तो उसकी छोटी बहन, सलीम की छोटी बहन जमीला, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में सलीम की पूरी फैमिली मारी जाती है एक ही दिन में, और सलीम को हेड पर चोट लग जाता है जिससे उसकी पूरी मेमोरी इरेज हो जाती है। फिर सलीम एनिमलिस्टिक स्टेट में चला जाता है, मतलब कि थोड़ा सा बीस्ट टाइप से बिहेव करने लगता है, और मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसके पास एक्सलेंट स्मेल सेंस होता है। स्मेल करने का जो सेंस है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो मिलिट्री में खुद को पाता है। लेकिन उसको खुद भी पता नहीं रहता कि वो मिलिट्री ज्वाइन कैसे किया। तो फिर वो सस्पेक्ट करता है कि जमीला उसको भेजती है एज अ पनिशमेंट फॉर हैविंग फॉलन इन लव विथ हर, मतलब कि वो सस्पेक्ट करता है। और जब वो आर्मी में रहता है उसी समय वो बांग्लादेश में होने वाले इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शांत करने में हेल्प करता है। जो आर्मी में था तब भी वो मतलब बांग्लादेश में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा था उसको शांत करने में हेल्प करता है। आफ्टर विटनेसिंग अ नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ मतलब वायलेंस, हाउएवर वो अपने 3 फेलो सोल्जर्स के साथ सुंदरबन के जंगल में भाग जाता है और वहाँ उसको सारी मेमोरी वापस आ जाती है, सिर्फ उसके नाम के सिवा। मतलब कि उसको सिर्फ अपना नाम नहीं याद रहता, बाकी सारी जो मेमोरी उसका लॉस हो जाता है सर पे चोट लगने की वजह से, वो फिर से वापस आ जाता है। कहाँ? सुंदरबन के जंगल में। वो अपना नाम ही नहीं याद कर पाता है। यहाँ पर सलीम पार्वती द विच से मिलता है जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन में से एक होती है, जो कि उसको उसका नाम बताती है और उसको इंडिया जाने में हेल्प करती है। पार्वती ही उसको सलीम का नाम बताती है। वो पार्वती के साथ मजिशियन के घेटो में चला जाता है। घेटो का मतलब है शहर का एक भाग जहाँ एक ही जाति धर्म के लोग रहते हैं, और उनके एक स्नेक चार्मर भी वहाँ रहता है जिसका नाम पिक्चर सिंह होता है। पार्वती द विच इस बात से डिसअपॉइंट होती है कि सलीम उससे शादी नहीं करेगा और उसका शिवा के साथ अफेयर हो जाता है, जो अब एक फेमस वॉर हीरो रहता है। फिर कुछ समय बाद पार्वती और शिवा का आपस में नहीं बनता उतना, और वो मजिशियन के घेटो में वापस चली जाती है। इस वक्त वो अनमैरिड होती है और प्रेग्नेंट होती है, लेकिन घेटो के रेसिडेंट्स जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक कि वो सलीम उससे शादी करने को राज़ी नहीं हो जाता तब तक घेटो के जो लोग होते हैं वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं अंदर आने देते हैं। मीनवाइल इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक स्टरलाइजेशन कैंपेन शुरू करती है। यहाँ पे शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ पार्वती सन गवर्नमेंट उस मजिशियन गेटो को तोड़ देती है। गाइज यहाँ पर आप फेमिनिस्ट थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड अनाथ आश्रम एंड आई वांट बी अ मॉम फॉर ऑल चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो गलती करते हैं या जो गरीब होते हैं उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर केयर करना चाहिए। खैर, कम टू द पॉइंट। तो मजिशियन पे थे हम लोग। मजिशियन गेटो के टूट जाने के बाद पार्वती मर जाती है और बहुत ब्रूटली, बहुत वायलेंटली उसका वो मारी जाती है। तो यहाँ पर आप फेमिनिस्ट थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। और शिवा सलीम को कैप्चर कर लेता है। पार्वती के मरने के बाद शिवा जो है वो सलीम को कैप्चर कर लेता है और फोर्स स्टरलाइजेशन कैंप में ले जाता है। वहाँ पर सलीम अदर मिडनाइट चिल्ड्रन का नाम बता देता है और 1 बाय 1 मिडनाइट चिल्ड्रन को पकड़ लिया जाता है और स्टरलाइज्ड कर दिया जाता है। गाइस, ये सब कैसे हुआ डिटेल में स्क्रीन में आप देख सकते हैं। I don't have that much time to describe events in detail, so you can watch it here
फिर जब इंदिरा गांधी फर्स्ट इलेक्शन हार जाती है तो सारे मिडनाइट चिल्ड्रन को फ्री कर दिया जाता है और सलीम भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्री हो जाता है। इसके बाद सलीम पार्वती के बेटे आदम को ढूंढने चला जाता है बॉम्बे में। वहाँ पर सलीम एक चटनी खाता है जिसका टेस्ट बिल्कुल उसकी दाई जो होती है, आया जो होती है, मैरी पेरियारा, उससे मिलता। मतलब कि उस चटनी का जो टेस्ट रहता है, जो कि मेरी जो बनाया करती थी चटनी, उससे दम मिलता जुलता था। फिर वो उस चटनी फैक्ट्री को ढूंढ लेता है जिसकी ओनर मेरी होती है। वहाँ पर पद्मा स्टैंड्स गार्डिंग द गेट। ओके, इस मीटिंग के साथ सलीम का हिस्टोरिकल स्टोरी फुल सर्कल में आता है। फिर सलीम पद्मा से शादी करने का डिसाइड करता है, जो कि उसकी लवर और लिसनर होती है। पद्मा उसकी लवर और लिसनर होती है। और सलीम के 31st बर्थडे के साथ इंडिया का 31st इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी भी होता है, जो कि वो प्रोफेसाइज करता है कि इस दिन उसका डेथ हो जाएगा। And at last, and the end of the Midnight's Children is the scene of Salim's death. He is crushed underfoot by a huge crowd and turned into dust. But he tells us that this is not the end. There will be more Midnight's Children, generations and generations of them, and they will all live the same way that he did. And this is taken from Shmoop. Okay, so ये था पूरा स्टोरी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ नाउ क्लियर इन योर माइंड। एंड नाउ ये चूँकि बहुत बड़ा सा नॉवल है तो आप इसको पढ़ सकते, पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी लेंदी। सो ऐसे अगर आप इससे आपका कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो ही गया होगा, स्टोरी पूरी समझ में आ ही गई होगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक सो गिव मी अ थम्स अप and subscribe my channel, and what else, keep loving literature and of course me. Bye bye, take care.